हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी तमाम परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी, सीजीएल जिसका मेंस अभी होने वाला है, यूपी, एसआई या फिर एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों का भी मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम बोलते हैं जीपी या फिर हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। पिछली क्लास में हम समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं विस्तृत रूप से और बहुत आसान तरीक़ों से। कैप वाला सिस्टम आपने सीखा था उसमें। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पहले उसे जाकर ज़रूर देखें, कुछ 1 घंटे की वीडियो है। आज की क्लास में हम ना सिर्फ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे बल्कि समांतर श्रेणी के साथ ब्लेंडेड क्वेश्चंस, कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो मिसलेनियस हम कह सकते हैं, समांतर गुणोत्तर मिला करके जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तमाम परीक्षाओं में, उन सबको आज मैंने कलेक्ट किया है। ऑलमोस्ट 15 से 17 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स फॉलो होंगी, वो स्पेसिफिक होंगी उन क्वेश्चंस के लिए, उनको भी आप पढ़ेंगे, पकड़ेंगे और सीखेंगे। हमेशा की तरह आप क्वेश्चंस को पॉज करिए, लगाइए, प्रयास कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी है क्या चीज़? जैसे अगर हम कुछ सीरीज लिखते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, 2, 4, 8, 16। आप इसको देखिए, किसी निश्चित क्रम में ये बढ़ रहा है। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये चीज़ें हो रही हैं। अब ए हमेशा से फर्स्ट टर्म होता है जो 2 है ए, और यहाँ पे जैसे समांतर श्रेणी में हमने डी पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ते हैं सर्वानुपात। सर्वानुपात जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। ये क्या है? आर क्या होता है? आर एक्चुअली कुछ भी नहीं है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दें, या फिर मतलब आप कह सकते हैं जैसे 4/2 या 8/4 या 16/8। मतलब अगर हम इनको टर्म्स में देख रहे हैं, अगर हम इनको A1 मान लें, A2 मान लें, A3 मान लें, A4 मान लें, तो R जो होगा वो या तो A2/A1 कह लीजिए, या फिर A3/A2 कह लीजिए, या फिर A4/A3 कह लीजिए। तो अब यहाँ से अगर हम ध्यान से इसको देखें तो A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू A3, ये भी आप देख सकते हैं। ये क्या बन रहा है? ये इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक मीन। ये एक, जैसे यहाँ होता था ना, अगर ABC अगर AP में है तो हम कह सकते थे 2B इज इक्वल टू A+C होता था। ऐसे ही अगर ये GP में रहे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, A2 स्क्वायर A1 इंटू A3। अगर GP में है तो हम ये कह सकते हैं।
तो ये तो हो गई बेसिक्स की बात। अब आप समझ गए आर क्या है, ए क्या है। अब हम आगे चलते हैं। एक्चुअली जनरल टर्म इसमें हम मानते क्या हैं, जो जनरल टर्म इसकी होती है, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं ना nth टर्म या nवां पद, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, पहला पद दूसरा पद कुछ भी है, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, मतलब इसका जो फार्मूला होता है वो कैसे बनता है, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1। ये होता है जनरल टर्म, सामान्य पद जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इसमें 2-3 फार्मूला होता है। अब जैसे कि अगर हम टर्म मानते ही हैं, अब हम जो जनरल टर्म देख पा रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप रखते जाएंगे तो a 3 टर्म अगर हम रखते हैं कुछ, a r पे मतलब n पे 1 रखे थे तो 1-1 0, मतलब r के पावर 0 मतलब 1 हो गया तो a। अब n के मतलब 2 रखेंगे, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी a इंटू आर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a इंटू आर स्क्वायर, 3-1 2, ए आर स्क्वायर। अब अगर हम सम की बात करें, देखिए एकेडमिक तरीके अलग हैं सम का फार्मूला मतलब डेविएट करने के लिए। डेविएशन के लिए आपको 2 टर्म करके दोनों को जोड़ना पड़ता है, वो एक अलग मेथड है। मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। पहले मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला ये होता है कि अगर हम कहते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। या फिर अगर हम कहें a क्यूब माइनस 1 क्यूब, a माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इंटू 1 ए, ये होता है। ये चीज़ यहाँ पे हम देखिए कैसे निकालते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 टर्म्स हैं, अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, ए तो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें r-1 से मल्टीप्लाई कर दो और r-1 से डिवाइड कर दो। तो आप एक चीज़ देखिए, a-1 ये वाला जो फार्मूला था, ये वाला आप यहाँ देखो, r-1 आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर सेम बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a r के पावर 3-1 अपॉन r-1। अब बताइए n क्या था, टर्म्स 3 है ना, तो ये जो 3 है इसको हम n लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे आराम से लिख सकते हैं। तो a इंटू आर के पावर n-1 अपान r-1, ये होता है Sn। हम एक जगह लिखते हैं इसको। अभी Sn क्या निकल के आया, सम ऑफ n टर्म्स a r के पावर n-1 अपान r-1, यही होता है सम का फार्मूला। आप ऐसा मत समझिए कि आप केवल इसमें ही वो कर पा रहे हैं। अगर इसको हम 2 बनाते हैं, 2 की तरह से करते हैं, मतलब 2 टर्म से करें, तो भी ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं है। अब क्या होता है, एक और कंडीशन बनती है, हालांकि उस कंडीशन पे सवाल पूछे नहीं जाते हैं आमतौर पे परीक्षाओं में, लेकिन अगर हम अनंत श्रेणी का मतलब अनंत इनफाइनाइट सीरीज का अगर हम पूछते हैं सम एस इनफाइनाइट, तो क्या हो जाता है, एन का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट मतलब हम कह सकते हैं आर के पावर इनफाइनाइट मतलब 0, तो ऊपर माइनस ए हो जाएगा और नीचे मतलब एक कह सकते हैं हम माइनस ए बट्टे r-1, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपान 1 माइनस आर। ये इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है। तो जानकारी के लिए आप ये भी रखेंगे, बाकी यही है सब मिला जुला के गुणोत्तर श्रेणी का बेसिक यही है जो आपने अभी देखा। 2 4 8 16, देखिए ये और भी मैं 2-3 सीरीज आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। जैसे अगर एक सीरीज आपके सामने कई तरह से आता है, जैसे अगर लिखा हो कोई नंबर 1/9 -1/27
फिर 1/81, ठीक है, माइनस 1/243। अगर ऐसे भी कुछ लिख के आता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे आप करेंगे, मैं बोला ना A2/A1, तो 1/27 माइनस में बट्टे 1/9, तो ये 9 से 3 बार में कट गया, तो आ गया क्या, -1/3। फिर हम 1/81 अपॉन -1/27 करेंगे, तो 27×3=81, फिर से आ गया -1/3। तो ये जो -1/3 आ रहा है यही R है। तो आप देखिए ये भी सीरीज जो है GP में है। तो ये सब पहचान जाएंगे आप, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं आएगी। बाकी सवाल हम करेंगे, सवालों से ज़्यादा समझ आपको डेवलप होगी। हाँ, 2-3 और छोटी चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको जनरल टर्म्स में अगर आपको बोला जाए, मानना अगर पड़े किसी सवाल में, मानने की अगर बात आए, 3 टर्म्स मानना हो तो आप क्या मानेंगे, A/R, A/R। अब देखिए A/R में R का मल्टीप्लाई किया तो A हो गया, A में R का किया तो AR हो गया। 5 टर्म्स मानना हो तो क्या मानेंगे, बस वही A/R², A/R, AR, AR²। ये 5 टर्म आपको मानना हो तो मानेंगे आप। बाकी हम चलते हैं सवालों की तरफ। सवालों के ज़रिए ही हम चीज़ों को और क्लियर समझ पाएंगे। तो पहला सवाल हम देखेंगे, 5, 25, 125 का 10वां तथा nवां पद ज्ञात करें। ठीक है, 10वां पद बोल रहा है, आपको यहाँ से क्या क्या पहचान में आ रहा है, अरे आपको यहाँ से क्या क्या पहचान में आ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे ए यहाँ पे क्या है, 5। R अगर निकालेंगे तो 25/5। अब आपको यहाँ चेक थोड़ी करना है कि GP है कि नहीं है, GP तो बोला हुआ है वो, तो R हमें पता चल गया 5। अब अगर हम nth टर्म निकालना चाहें तो क्या होगा, Tn फार्मूला क्या होता है, A×R⁻n-1। ठीक है, A×R⁻n-1, तो A क्या है, 5×5, n मतलब n ही है, n टर्म निकालना है, n-1। अब आप देखोगे अगर ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर n-1 है, गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाती है, तो 5 की पावर 1 + n-1 = 5 की पावर n। ठीक है, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि हमें 10वां पद निकालना है, 10वां पद। तो 10वां पद क्या होगा, T10 = A×R⁻n-1, 10 - 1, 10 - 1 होता है 9, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ पे 9, तो 5 की पावर 10। आप यहाँ से भी कह सकते थे, n बराबर यहाँ 10वां बोला है तो 5 की पावर 10 हो जाता, ये करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे देखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी 2, 8, 32 का कौन सा पद 131072 है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, बेसिक क्वेश्चन ही है। क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है क्या, A तो दिया है 2, R 8/2 = 4। अब आप मान लो ये कौन सा टर्म होगा, nth टर्म। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो nth टर्म Tn = A उल्टा लिखो, A×R⁻n-1 = Tn। nth टर्म आपको पता है, A×R⁻n-1, A क्या है 2, इंटू R क्या है 4, 4 की पावर n-1 = Tn। ये दिया हुआ है क्या, 131072। ठीक है, अब पहले तो इसको छोटा करते हैं, देखते हैं कितना छोटा हो सकता है। 2 से इसको कट करिए, 2 छक्के 12, 1 2 पच्चे 10, 1 2 पच्चे 10, 2 तियाँ 6, 1 2 छक्के 12। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 4 का पावर है, मतलब हमें बेस में 4 लाना है। कैसे लाएंगे,
इसको हम 16 से काट के देख लेते हैं। गुणनखंड इसका हम डेवलप करेंगे कैसे। 16 इंटू 16 से इसको काटिए। 16 चौक के 64, 1 0, 16 नवा 144, 6 3 9 96, 16 छक्का 96। ठीक है। 16 इंटू 16 दूनी 32, 8, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96। सॉरी यहाँ पे लिखोगे ना 16, मतलब एक 16 निकाला था, अब इसमें से एक 16 और निकाल लिया, तो इधर कितना बचा 256। अब आपको ये पता चल रहा है कि 256 में 2 16 होते हैं, मतलब अब 16 के पावर 4 है ये, जिसको लिख सकते हैं 4 की पावर 8। 4 की पावर 2 पे 4, मतलब पावर पावर का मल्टीप्लाई 8। ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर n-1 इज इक्वल टू 4 के पावर 8, n-1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9। आंसर होगा 9th टर्म आपका ये होगा, 9th टर्म 131072 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा 6वां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात करो। बेहद आसान क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। कैसे बनाएंगे, क्या बोल रहा है, तीसरा पद। अच्छा, तीसरा पद क्या होता है, ए। अब डायरेक्ट इसको लिखना सीखिए, ए इंटू आर के पावर तीसरा n-1, 3 - 1 मतलब 2, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24। छठा पद ए इंटू आर के पावर 5 इज इक्वल टू 192। अगर हम देख पा रहे हैं, इसको हम अगर डिवाइड कर दें, इससे इसमें अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ए से तो ए कट जाएगा, स्क्वायर से ये 5 में से 2 हट जाएगी, तो बचेगा कितना, आर क्यूब इज इक्वल टू 24 अट्ठे होता है, आर इज इक्वल टू 2। हमें पता चल गया कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2। अब हम किसी में रख सकते हैं, यहाँ रख लीजिए, ए इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 24, तो ए इज इक्वल टू 4 4 24। ए पता है, आर पता है, 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद क्या होता है, टी 10 इज इक्वल टू ए इंटू आर के पावर 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 के पावर 9। अब 2 के पावर 9 अगर आपको जानना है, या तो आंसर आपका ऐसे भी रख सकता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी ठीक है। 6 इंटू 2 के पावर 5 होता है 32, इंटू 2 के पावर 4 होता है 16। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगाए, 6 त्रिक 18, 19 गुणे 16, तो 16 दूनी 32, 2 हासिल लगा 3, 16 नवा 144, 3 147, 7 हासिल लगा 14, 16 के नाम 16 और 14 30, 3072 इसका आंसर आ जाएगा, 3072। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये सवाल बेसिक्स हैं, तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं थी, ना ही कुछ आप आंसर देख करके एग्जाम, मतलब इसमें आप कुछ ज़्यादा कर सकते हो। चलिए अब यहाँ आते हैं, GP 1 2/3 4/9 के प्रथम 5 पदों का योगफल। ठीक है, योगफल का फार्मूला आपने अभी देखा था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ए पता चल रहा है 1 है, आर पता करना है 2/3/1 मतलब 2/3 ही है। यहाँ से भी आप देख सकते हो 4/9 बट्टे 2/3, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4 मतलब 2/3 ही है। ठीक है, आर 2/3 है और ए 1 है। अब हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर के पावर n-1 अपान r-1। फार्मूला यही है। ठीक है, 1 आर 2/3 के पावर 2/3 के पावर n मतलब 5 बोला हुआ है -1 अपान r 2/3 -1। ठीक है, करेंगे इसको। अब 1 तो ख़त्म, ये कोई मतलब नहीं है। 3 के पावर 5 क्या होता है, पहले 2 की पावर 5 करते हैं, तो होता है 32 माइनस 3 की पावर 5, 3 त्रिक 9, 9 9 81 या 243। ठीक है, 243 अपॉन 3 के पावर 5 मतलब वही था 243, नीचे 2 3 6 सॉरी 2 - 3 मतलब -1/3। ऊपर भी माइनस हो रहा है, नीचे भी माइनस है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, अच्छा 3 से यहाँ पे काट सकते हैं, 3/24, 3 का नाम 3,
तो नीचे 81 आ रहा है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, तो आप आंसर तो अभी से कर सकते हो, लेकिन ठीक है पूरा सॉल्व कर लो। अब ऊपर क्या आ रहा है, 243 में से 32 निकलता है तो क्या होता है 211, माइनस में था तो माइनस यहाँ भी खत्म हो जाएगा, बट्टे 81 आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीपी 3/2 3/4 के कितने पदों की आवश्यकता है ताकि उनका योगफल 3069/512 हो जाए। मतलब अब क्या है, यहाँ पे आपको साफ साफ बोल दिया है, एस एन दे दिया है, एस एन इज इक्वल टू 3069/512। एस एन का फार्मूला आप अपने मन से लिखो, यहाँ से आप पहले चेक कर लो क्या क्या है। ए आपको पता चल रहा है, ए आपको पता चल रहा है क्या है 3, आर पता चल रहा है 3/2/3, तो 3/6 मतलब 1/2। ये आपको पता चल गया आर, ए और आर पता है। फार्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1 इज इक्वल टू 3069/512। ओके, ठीक है। अब हम रखते हैं, ए क्या था हमारा 3 था, 3 इंटू आर 1/2 के पावर n, यही हमें पता करना है कितने टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, -1 अपान आर मतलब 1-2/1-2 ठीक है, इज इक्वल टू 3069/512। यहाँ से देखिए 3 से इसको हम काट सकते हैं, 3 अकरम 3 0 3 दूनी 6 3 त्रिका 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1/2। तो माइनस को अगर ऊपर हम कर दें तो, या तो सीधे ले जाइए, -1/2 को सीधा उधर गुणा करते हैं, ऊपर क्या बचा 1/2 के पावर n-1 अपान ये -1/2 इधर आके गुणा हो जाएगा 1023/512 गुणे -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1023 बट्टे माइनस में 512 दूनी 1024। ठीक है, इस 1 को इधर हम लेके आएंगे, अगर इस 1 को इधर हम लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1 और इधर हो जाएगा 1/2 के पावर n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1024 माइनस 1023 1/1024, इधर क्या है 1/2 के पावर n। इसको हम कह सकते हैं 1/2 के पावर 1024 2 के कितना पावर होता है, तो 1024 क्या होता है ना, 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है, और 32 जो होता है 2 के पावर 5 होता है, तो 2 के पावर 5 पे 2 मतलब 2 के पावर 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, तो लिखे ही थे हम 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। ये आपका आंसर हो जाएगा 10। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट रहे तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिलेगा आपको। हम आगे देखते हैं, बड़े बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। मतलब आप ये समझो कि इस क्लास के बाहर शायद ही आपके किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ पाए, और अगर कुछ पूछता भी है तो आप उतने काबिल रहेंगे कि आप उसको आसानी से कर जाएंगे। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 है तथा उनका गुणनफल -1 है, तो सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला था 3 टर्म अगर हमें मानना हो तो हम क्या मानते हैं, हम मानेंगे a/r a/r। क्या बोला है 3 पदों का योगफल 13/12, तो योगफल निकालेंगे अगर हम तो a कॉमन रखेंगे 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या यूज हम कर सकते हैं। पहले हम गुणनफल को भी देख लेते हैं। गुणनफल करेंगे तो क्या होगा a³ इज इक्वल टू, मतलब अब देखिए यहाँ पे अगर हम तीनों को गुणा कर देते हैं, यहीं से आप देख लीजिए ना, तो r से r कट जाएगा और a³ बच जाएगा। ये दिया है -1, a³ दिया हुआ है -1। अगर a³ -1 है तो a बताइए क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि
-1 का क्यूब जब हम करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, फिर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता चल गई -1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ रख देते हैं माइनस को उधर ही, -13/12 रख देते हैं उधर। तो इसको हम करेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर अपान आर, सॉरी पूरा को नहीं सम्मिलित करेंगे, 1/r प्लस 1 है, ये ए जो -1 है वो उधर हम कर देंगे तो -13/12 ही रहेगा, ये कोई इसमें खास अंतर नहीं आएगा। अब हम 1 को उधर अगर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू -13/12 -1, तो 12 एक नंबर 12 -25/12। समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये कैसे बनेगा देखते हैं। 12 + 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू -25r, तो 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो पता है आपको, ये बन जाता है 12 बराई में 144, 144, 16 नवा 144, मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 बराबर 0। मध्य पद तोड़ के गुणनखंड हमने किया, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 4r, तो ये हो जाएगा 3r प्लस 4 प्लस 3r कॉमन लेंगे, सॉरी 3 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 3r प्लस 4, ठीक है, बराबर 0। अब आप देखिए r बराबर -3/4 भी आ रहा है और r बराबर -4/3 भी आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ से अगर हम पद निकालते हैं तो अगर हम पहला ऑप्शन रखें -3/4, तो a है -1, तो -1 अपान -3/4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, माइनस से माइनस खत्म ही हो जाएगा, 4/3, a -1 है और ये वाला क्या हो जाएगा -1 इंटू पहला लिया हमने -3/4, तो -1 इंटू -3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। या तो ये सीरीज बनेगी, ठीक है, या तो अगर हम दूसरा लेते हैं -4/3, तो -1 है a और r है -4/3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस फिर खत्म, 3/4 बन जाएगा, a तो -1 ही है यहाँ भी। फिर यहाँ पे अगर हम करेंगे -1 इंटू -4/3, तो 4/3 बन जाएगा। ये भी सीरीज पॉसिबल है, ये भी सीरीज पॉसिबल है। तो आपने निकाला, सावानुपात भी निकल गया और ये सीरीज भी निकल गई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए रेलिवेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि आपसे अगर कोई अच्छा क्वेश्चन वो पूछना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। टाइम नहीं जाएगा अगर आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, और कुछ एडिशनल चीज़ें जैसे ये इक्वेशन को सॉल्व करना, मिड टर्म्स को ब्रेक करके मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करना, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इजीली कर जाएंगे और कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए आगे आते हैं। अब ये सवाल, ये हो सकता है आपको लगे कि शायद ये कहाँ ही पूछेगा, लेकिन अब जैसे CGL Tier 2 में पूछ सकता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है। या NTPC CBT 2 में भी कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। UPSI में तो उम्मीद कम करता हूँ कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी UPSI वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आप देखिए, इसमें इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ये क्या है, ये AP है, GP है, कौन सी श्रेणी है, कुछ भी हमें नहीं पता है। तो हम इसको थोड़ा प्रोसेस करते हैं, क्या हो सकता है देखते हैं। अच्छा, 7 आपको दिख रहा है, मैं कहता हूँ 7 कॉमन ले लो, तो ये 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, आपको ये दिख रहा है। अब आप इसको, ये कंटिन्यू है ना, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा कब तक, n पदों तक, तो n पद में मतलब लिख दीजिए n टर्म्स तक। अच्छा, अभी भी आप देखिए, अभी भी कोई सीरीज ऐसी बनती नहीं दिख रही है। अगर इसको हम ब्रेक भी करना चाहें तो 0 + 1 कर सकते हैं, ये 10 + 1, ये 100 + 11 करना पड़ेगा, तो 1 11 ये भी कुछ नहीं बन रहा है। एक प्रोसेस होता है इसमें।
आपको दोनों मतलब 9 से मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए और 9 से डिवाइड भी कर देना चाहिए। तो अब 9 को अंदर लेके जाएंगे, ये बाहर आ जाएगा 7/9, ये बनेगा 9, 99, 999, 9 9 9 9 डॉट 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 डॉट, ये भी रहेगा आपका, यहाँ भी आपका बन जाएगा n टर्म्स तक। ठीक है, ये भी n पदों तक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रोसेस यहाँ समझिएगा। 7/9 तो है, इसको हम लिख सकते हैं 10-1, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। 10-1, इसको क्या लिख सकते हैं 100। 100 मतलब क्या होता है 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 -1। इसको लिख सकते हैं 1000-1, 1000 मतलब 10 के पावर 3 -1। ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, योग ही बोला है एक्चुअली, तो हम योग ही निकाल रहे हैं, ये भी सब प्लस ही रखते हैं तो अच्छा होगा। प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, 10 के पावर 4 -1, इसको लिख सकते हैं डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता चला जाएगा। कहाँ तक, n पदों तक। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम इस सीरीज को 2 सीरीज में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, 7/9 तो है ही, अंदर एक सीरीज बन रही है 10 + 10 के स्क्वायर + 10 का क्यूब + 10 पे 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा n पदों तक। एक्चुअली n पदों तक क्या, इसको हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं 10 के पावर n तक जाएगा। ठीक है, और दूसरी सीरीज क्या बन जाएगी, मतलब इसके अंदर ही दूसरी सीरीज क्या बन जाएगी, माइनस में 1 है, अगर हम इसको ब्रैकेट लगा लें, अगर माइनस को कॉमन ले लें तो 1 + 1 + 1, कब तक, n पदों तक। ठीक है, अब ये 2 सीरीज इसमें बन गई। आप पहली सीरीज देख सकते हैं, ये जो पहली सीरीज आप देख पा रहे हैं, ये आपको साफ साफ दिख रही है कि ये जीपी बन रही है 10। इसका अगर आप देखोगे r, अगर इसका आप देख पा रहे हो तो r इसका जो है वो है 10, 10 के स्क्वायर बाई 10 करोगे तो r बराबर 10, a बराबर 10, और ये n तक है तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। ये जैसे कि देखो n मतलब आप क्या समझो, n मतलब अगर आप 3 समझो तो इसका सम 3 हो गया, n मतलब 4 समझो तो सम 4 हो गया, मतलब अगर n तक है तो सम n हो जाएगा, तो ये तो माइनस में ही रहेगा, नो इशू। 7/9 आप ऐसे ही रखोगे। आप इसको बना दो, क्या बन सकता है, इसका जो फार्मूला होता है a r के पावर n -1, r के पावर, r क्या है आपका 10, 10 के पावर n -1 अपान r -1, 10 -1। ठीक है, फिर माइनस ये आपका 1 से लेके n टर्म्स तक है तो n ही हो जाएगा इसका सम। ठीक है, आप इसको अब क्या लिख सकते हैं, 7/9 इज इक्वल टू 7/9 ब्रैकेट में 10 टू द पावर n -1 अपॉन 9 -n। बस, ये आपको ऐसे अगर पूछेगा ना, चारों ऑप्शन कुछ इसी टाइप के सिमिलर दिए होंगे, कहीं 2n कर देगा, कहीं 3n कर देगा, कुछ ऐसे करके। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, करने का तरीका यहाँ स्टेप जो हुआ है ना, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर लेंगे। 2 सीरीज बन रही है, दोनों सीरीज को कैसे करना था आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी देखिए ये थोड़ा, ये क्या है कि थोड़ा लिख करके मतलब आपको अलग तरीके से पूछ रहा है, लेकिन आप इसको समझो कैसे क्या बन रहा होगा। ये भी, एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी जबकि उसके 2 माता पिता, 4 दादा दादी। अब आप देखो शुरुआत कैसे हो रही है, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, 2 माता पिता, 4 दादा दादी, 8 परदादा परदादी, 16 और हुए होंगे, ऐसे करके 10th टर्म तक। अब हमें क्या निकालना है, 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या, मतलब S10 इज इक्वल टू, ए आपको पता है 2, आर पता है 2, 4 - 2, 4/2 करोगे तो 2 आएगा ना, 2 इंटू आर के पावर n, मतलब 2 के पावर n, n क्या है 10, 10वीं पीढ़ी तक जाना है -1 अपान
r माइनस वन, 2 - 1, ठीक है। 2 इंटू 2 की पावर 10, अभी मैंने बताया था 32 का वर्ग होता है 1024 -1, नीचे तो 1 ही हो गया, तो 1024 दूनी 2048 में से 1 निकल जाएगा, तो सॉरी ये भी तो 2 हो जाएगा, 2 गुणे ये 2 हो जाएगा, तो 2048 - 2 बराबर 2046। मतलब क्या था, पहली इस पीढ़ी में उसके 2 दादा दादी होंगे, उसके पहले 4 दादा दादी, मतलब उसके जो वो रहे होंगे पिताजी के, मतलब बाबा जी के जो पिताजी रहे होंगे, 2 भाई रहे होंगे, उनकी 2 पत्नियां रही होंगी, उन लोगों के ऐसे 3 रहे होंगे या फिर 4 रहे होंगे, उनकी 4 पत्नियां रही होंगी, इस तरह से करके 8 रहे होंगे वो लोग, उसके बाद 16, ऐसे इसी टर्म में बढ़ता चला जा रहा है। तो 10वें टर्म तक का आपका सम पूछा हुआ था, तो आपने बता दिया 2046। केवल यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना था जीपी का, यही समझना था। चलिए आगे आते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं ए तथा बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर 2 धनात्मक संख्याएं ए बी के बीच समांतर माध्य, मैंने आपको गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य बताया था, लेकिन आप समझो गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य मतलब बोलते हैं समांतर माध्य, मतलब बोलते हैं ए एम, अर्थमेटिकल मीन। ए एम क्या होता है, अगर 2 नंबर्स की बात करें ए तथा बी, तो ए एम हो जाएगा माध्य, उसका नॉर्मल माध्य, आप समझिए 2 संख्याएं हैं a + b/2। जी एम क्या हो जाएगा इसका, जी एम इसका क्या हो जाएगा, इसका जी एम हो जाएगा √a × b। आपको और मैं एक स्टेप आगे की चीज़ बताता हूँ जो CDS में पूछा जाता है। अगर कोई सीरीज हम ले लें A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक, तो इसका जो जीएम होता है ना, जियोमेट्रिक मीन होता है, वो होता है ये अंडर रूट। क्या है ये अंडर रूट, मतलब यहाँ पे कर्णी मत आप समझो, यहाँ पे n है, n मतलब जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 ही टर्म्स थे ना a और b, तो यहाँ पे 2 था, कर्णी मतलब नॉर्मल 2 ही होता है, ऐसे यहाँ पे n तक है, तो n क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई A1 × A2 × A3 AN, जहाँ तक की टर्म्स हैं उन सबका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसका जीएम। ठीक है, हालांकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बस आप नोट कर सकते हैं, मतलब अपने नॉलेज के लिए। बाकी हम इस सवाल को लगाते हैं, मतलब जितने टर्म्स होते हैं ना यहाँ पे वही आता है। अभी यहाँ रूट है, नॉर्मल रूट में तो 2 ही होता है। तो अभी हमसे सवाल क्या पूछा था, 2 धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है। मतलब a + b/2 दिया हुआ है, समांतर माध्य है ना, 10 दिया हुआ है, तो a + b = 20, और a × b क्या दिया हुआ है, 8, मतलब a × b = ये दोनों साइड स्क्वायर किए हैं तो 64 हो जाएगा। ठीक है, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो या तो आप डायरेक्ट भी संख्या यहाँ से देख पा रहे हो, अगर आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट सोच पाओ कि क्या संख्या हो सकती है, तो आपको दिख रहा होगा 16 + 4 20 होता है, 16 × 4 64 होता है। बस करना तो यही है। आप इसको बाकी फार्मूला में, अगर फार्मूला से निकालना चाहते हो तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप निकाल लोगे, नहीं तो फिर फार्मूले में जाना पड़ेगा। फार्मूले में जाना पड़ेगा तो थोड़ा मैटर लंबा होगा। a + b पता है, a - b अगर पता हो जाए तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है, a + b के होल स्क्वायर -4ab के बराबर होता है। तो a + b का होल स्क्वायर 400 -4ab, 64 चौक के 4 चौक 16, 86 लगाए, 4 छक 24, 1 25, 256, ये हो जाएगा 144। a - b का होल स्क्वायर, तो a - b हो जाएगा आपका 12,
ए माइनस बी ए प्लस बी 12 और 20, तो जब भी सम और माइनस मतलब दो संख्याओं के बीच सम और दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस दिया हो तो दोनों ऐड करके आधा कर दो तो बड़ी संख्या, दोनों डिफरेंस का आधा कर दो छोटी संख्या। 20 प्लस 12/2 32/2 मतलब 16, 20 माइनस 12/2 8/2 मतलब 4। दोनों नंबर आपको ऐसे भी पता चल सकते हैं, जैसे भी आपको, अगर आप डायरेक्ट सोच पाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से एक साथ 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए, अब हम जो क्वेश्चन से कर रहे हैं ये दोनों मिसलेनियस टाइप का है, मतलब जहाँ पे दोनों मिक्स हुआ है, एपीजीपी ब्लेंड किया गया है। तो इसको आप समझिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों को अगर मानना हो तो हम क्या मानते हैं, A/R, A और AR। ठीक है, क्या बोला हुआ है, 3 पदों का योग 56 है, मतलब A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 56 दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, क्रम से इन संख्याओं में से एक साथ 21 घटाएं तो ये क्या था, GP था। अब AP में क्या बन जाएगा, A/R में से 1 घटाना है, A में से 7 घटाना है, AR में से 21 घटाना है, तो समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी का जो क्वालिटी होती है समांतर श्रेणी की वो क्या होती है, अगर हम बोलते हैं A B C समांतर श्रेणी में है तो हम क्या बोलते हैं, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, यही होता है। अरे भाई क्यों होता है, क्योंकि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होता है, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है। ये आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी, ये आप जब देखोगे वहाँ मैंने बताया है, AP वाली सीरीज में पूरी तरह से सब समझाया गया है। तो यहाँ पे वो क्वालिटी हम लगा के देख लेते हैं, क्या होगा, 2 इंटू A माइनस 7 इज इक्वल टू A/R प्लस AR माइनस 22। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब देखो आप A/R प्लस AR मिल रहा है ना, यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा, ये A/R इज इक्वल टू मतलब A/R प्लस AR इज इक्वल टू 56 माइनस A था, इधर रख दें इसको 56 माइनस A को, तो 2A माइनस 14 इज इक्वल टू 56 माइनस A माइनस 22, तो A इधर आ जाएगा 3A हो जाएगा, 14 उधर जाएगा, 56 14 70 में से 22 निकल गया 48, A इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, अब आप कहीं भी रख लो, यहाँ पे इसको रख के देख लो, यहाँ पे रख के देख लेते हैं, तो 16 कॉमन हो गया, 1/R प्लस R इज इक्वल टू 56 में से 16 निकल गया 40। ठीक है, तो 1 प्लस R स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू 4 से नहीं 8 25 40, 8 दूनी 16। आप एक बात देखो ना, R अगर 2 रख दें हम तो 2 दूनी 4 1 5, सेटिस्फाई हो गया, R बराबर 2 पता चल गया, A बराबर 16 पता चल गया। हमें क्या है, समांतर श्रेणी संख्याएं बतानी थी, संख्याएं क्या है, यहाँ से अगर हम संख्याएं देखते हैं तो A/R मतलब 16/2 बराबर 8, A मतलब 16, AR तो 16 दूनी 32, यही वो सीरीज रही होगी। ये कितना आसानी से, बेसिक से ही हमने किया, लेकिन कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अभी समझाने में आपको लग रहा है इतना कुछ मैंने लिखा है, लेकिन आप जब करोगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे, जैसे आपने इतना लिखा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तुरंत आपको ये पता चलेगा, आप वहाँ रख दोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई उसमें समस्या नहीं है। ये सवाल आपको अगर लग रहा है कि आप सीधा आपसे सीरीज पूछ देगा, आप उसको डायरेक्ट बता पाओगे, तो ऐसे नहीं पूछेगा। एक्चुअली ये सवाल क्या पूछेगा ना, आपसे पूछेगा उसका दूसरा टर्म कौन सा है, या फिर पहला टर्म कौन सा है, या फिर तीसरा टर्म कौन सा है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अगर सोच रहे हो कि ऑप्शन से हम कर ले जाएंगे, तो ऑप्शन से करने के लिए नहीं दिया जाएगा। जो आजकल के एग्जाम्स हैं वो काफ़ी चालाकी से क्वेश्चंस कर रहे हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के छठे और 15वें पद का योगफल उसी समांतर श्रेणी के 7वें 10वें तथा 12वें पद के योगफल के बराबर है, तब ज्ञात कीजिए कि श्रेणी के किस पद का शून्य होना आवश्यक है। कुछ भी नहीं, श्रेणी आप सीधा समझ लो, पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, मतलब आप श्रेणी ही समझ लो सीधा, 1 2 3 4 ऐसे ही करके होगी, जो भी होगा। तो ठीक है, सवाल के अनुसार देखते हैं।
समांतर श्रेणी के छठे और 15वें पद का योगफल 6 + 15 पद का योगफल उसी समांतर श्रेणी के 7वें 10वें तथा 12वें पद के योगफल के बराबर है। 7 + 10 + 12 12वें पद के योगफल के बराबर है। तब ज्ञात कीजिए कि श्रेणी के किस पद का शून्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं जो करने जा रहा हूँ आपको थोड़े डाउट्स आएंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन समझो 15 × 6 = 21 बराबर 10 7 17 और 12 29। 21 को इधर लेके जाओ, 0 बराबर 8। मतलब जो 8वां टर्म होगा ना उसी को 0 होना चाहिए। खत्म, इतना ही करना था। आप सोचोगे कैसे आया, चलिए बता देता हूँ बेसिक क्या था इसका। हम क्या मानते हैं एक्चुअली, a + d a + 2d, मतलब बोलते हैं ना a + n - 1 × d बोलते हैं। तो इसी फार्मूले पे क्या क्या बोला हुआ है, समांतर श्रेणी के छठे और 15वें, तो छठा पद क्या होगा 6 6 - 1 5, तो a + 5d प्लस छठे और 15वें a + 14d, 15 - 1 14d, छठे और 15वें पद का योग उसी समांतर श्रेणी के 7वें a + 6d प्लस 10वें a + 9d प्लस 12वें a + 11d, ठीक है, के योगफल के बराबर होगा। ये है आपका 3a यहाँ पे है, 2a यहाँ पे है, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा a। 14 5 19d, 9 6 15 11 26d, 26d में से 19d निकल गया 7d = 0। बस यही था। तो a + 7d मतलब a + 7d क्या होगा, n बराबर अगर 8 रखोगे 8 - 1 तो मतलब n टर्म, 8वां टर्म, a + 7d 8वां टर्म ही तो है, यही तो है 8 टर्म्स, 8th टर्म जो है, तो इसका 0 होना ज़रूरी है, बस यही निकालना था। तो हमें ये हम क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि a का कोई महत्व तो नहीं आता। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आप ज़रूर लगाने की कोशिश कीजिएगा, ये अपने आप में बहुत शानदार सवाल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात 5n + 3 और 3n + 4 है। तो दो समांतर श्रेणियां हैं, आप मान के चलो कि एक का मतलब पहला टर्म a1 होगा, दूसरे का जो है a2 होगा, ऐसे मान लो। और जो डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं इसमें सार्वंतर जो होता है d1, उसको हम d1 और d2 मान लेते हैं, ठीक है, जो d होता है। अब हमें पता है सम का फार्मूला हमें पता होता है, Sn = क्या होता है 2a + n - 1 × d, ठीक है। पहले केस में 2a1 + n - 1, n तो दोनों में n टर्म्स की बात की जा रही है तो n तो n ही रहेगा, इंटू d1 अपॉन 2a2 + n - 1 × d2। ये रेशियो क्या दिया हुआ है 5n + 3 बट्टे 3n + 4, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, n वाले टर्म को एकदम इसी फॉर्मेट में हम बनाते हैं, इस वाले फॉर्मेट में हम इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, तो हम बनाएंगे d1n प्लस ये 2a1 तो था ही और माइनस d1 अपॉन d2n माइनस 2a2 तो था ही और माइनस नहीं, ये प्लस है ना, प्लस 2a2 तो था ही और माइनस d2। ये अलग टर्म बन रहा है और ये अलग टर्म बन रहा है, = 5n + 3 अपॉन 3n + 4, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए हमें क्या है यहाँ 5n चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5n के लिए d1 को 5 होना पड़ेगा, 3n चाहिए तो d2 को 3 होना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये तो d1 आपको 5 पता चल गया, तो आप बताओ कितने में से 5 घटेगा कि 3 आएगा।
तो आपका जवाब होगा 8 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा। मतलब डू A1 जो है वो 8 होना चाहिए, मतलब A1 को 4 होना चाहिए। D2 ये आपको 3 पता है, कितने में से 3 घटेगा कि 4 आएगा, तो 7 में से, यानी 2A2 मतलब 3.5 A2 होना चाहिए। तो 2 इंटू 3.5 ये 7 माइनस 3, आपको A1 A2 पता चल गया, D1 D2 पता चल गया। ठीक है, आपको क्या बोला है, 17वें पदों का अनुपात क्या है, यही बोला हुआ है। तो आपको पहले सीरीज में देख लो, आपको पता है कि 17वां पद क्या हो जाएगा, A1 प्लस 16 इंटू D1, n-1 इंटू डी होता है ना। तो A1 आपको पता है क्या है 4, प्लस 16 इंटू D1 क्या है 5, तो 16 85 और 4 84 हो गया। दूसरे केस में A2 प्लस 16 D2, A2 क्या है, A2 है आपका 3.5 प्लस 16 इंटू D2 क्या है, D2 आपके पास है 3, तो 48 3 81.5, रेशियो पूछा हुआ है 84 संबंधे 81.5। सॉरी, किसका किसका पूछा है, दोनों के 17वें पद का पूछा हुआ है ना, तो ठीक है वही 84 संबंधे 81.5। इसको क्या लिख सकते हैं, 84, दोनों साइड अगर 2 का हम गुणा कर दें 168 संबंधे 81 दूनी 162 होता है। अरे रे 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 रे, एक सेकेंड, ये 51.5 था ना, 16 3 48 3 51.5, सॉरी 51.5। हाँ, तो 84 दूनी 168, 51 दूनी 102, 103, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको इसको इस फॉर्मेट में बनाना था, D1N D2N बनाना था, तो D1 A1 A2 D2 सब आपको पता चल जाता। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये जो सवाल है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 7वां, 10वां पद, ध्यान दीजिए आप, 4th 7th 10th +3 +3, मतलब क्या है, एक मतलब आपको मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये आपके सीआई में भी बहुत ज़्यादा फॉलो होता है रूल। जैसे सीआई भी बढ़ता है ना, सीआई भी कंपाउंड होता है। कंपाउंड कैसे होता है सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज जब हम देखते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम कहते हैं ना कि ऐसे जैसे अगर कोई अमाउंट 4 से 5 होता है एक साल में, तो 2 साल में 16 से 25 हो जाता है। ये हम कहते हैं ना, इसको हम लिखते हैं 4 से 5, 4 से 5। तो जब इसका हम रेशियो निकालते हैं तो 16, 20 और 25। तो आप यहाँ देखिए, एक से जब दूसरे वर्ष में हम सीधा देख रहे हैं, मतलब 2 साल बाद देख रहे हैं, तो 16 संबंधे 25 का रेशियो आ रहा है। 2 से 4 साल अगर हम देखेंगे तो भी 16 संबंधे 25 का रेशियो आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 2 से 4, 1 से 2, या 1 से 2, 2 से 3 जाएं, या फिर 2 से 4, 4 से 8 जाएं, रेशियो जो होता है बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि ये 4 7 10 हम लिख के हम देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया आएगा। AR², AR³ AR पे 4, AR पे 5, AR पे 6, AR पे 7, AR पे 8 और AR पे 9। ये हो गए आपके 9 टर्म्स जीपी के। आपको ये पता चल रहा है कि ये AR²/A करते हैं, तो सॉरी मैंने कुछ वो कर दिया था, A इंटू AR होता है ना। देखो यार, पहले A था, फिर AR था, फिर AR² था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। तो AR/A हम करेंगे तो भी R आएगा, AR²/AR करेंगे तो भी R आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस, हाँ, जो कॉमन रेशियो है वो R आ रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से
इन दोनों में आप देख पा रहे हो आर आ रहा है, इन दोनों में आर आ रहा है, इन दोनों में आर आ रहा है, ठीक है। एक एक गैप करके चलो, यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ चलो। अब आप देखो ए आर क्यूब बाई ए मतलब आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब। यहाँ से आप देखो, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब ए आर स्क्वायर बाई ए करो तो आर स्क्वायर। यहाँ से आप देखो ए आर पे 4 बाई ए आर स्क्वायर करो तो भी आएगा आर स्क्वायर। यहाँ से देखो ए आर के पावर 6 बट्टे ए आर पे 4 करो तो भी क्या आएगा आर स्क्वायर। मतलब आप समझो फर्स्ट टर्म 4 5 6 7 8 9 और ए आर पे 9 रहा होगा 10 तक। मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म अगर जीपी में है तो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म मतलब 1 3 5 7 भी जीपी में होंगे। ये बोला है 4 7 10, 4 7 10 भी आप चेक कर लो। यहाँ से 4 3 7 3 10, ठीक है। तो 4 7 10 अगर आप देखोगे तो 4 7 मतलब ए आर पे 6 बट्टे चौथा देखोगे ए आर क्यूब, ये आया आर क्यूब। अब 10 और 7 का देख लो, ए आर पे 9 बट्टे ए आर पे 6, ये भी आया आर क्यूब। मतलब आप देखो 4 7 10 भी सेम टर्मिनोलॉजी में जा रहे हैं। मतलब पी क्यू आर भी जो है ना चौथा सातवां और 10वां पद जो है पी क्यू आर ये भी जीपी में होंगे, पी क्यू आर भी जीपी में होंगे। तो अगर जीपी में होंगे तो आपको पता है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होता है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होता है। तो उम्मीद है आपको समझ, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, एक कॉमन डिफरेंस के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, कॉमन रेशियो के साथ 1 3 5 से बढ़ रहे हैं, एक सीरीज अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो भी जीपी में ही होगा। 1 2 3 4 में जा रहे हैं या 1 3 4 7 में जा रहे हैं या फिर 2 4 6 8 में जा रहे हैं या फिर 1 4 7 ऐसे भी जा रहे हैं तो भी ठीक है। आइए ये सवाल देखते हैं। 6 6 6 6 6 एन डिजिट तक इसका स्क्वायर और 8 8 8 8 एन डिजिट तक, ठीक है। अगर ये पूछते हमें ऐसा क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, एन डिजिट, हम एन को मतलब कुछ भी समझ सकते हैं ना, एक डिजिट पे हम समझ लेते हैं ना करके, क्या दिक्कत है। तो 6 का स्क्वायर हो गया प्लस एक डिजिट 8 का ले लेंगे, 8 6 36 36 8 44, ठीक है। 2 पे भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको 2 डिजिट लेना हो तो 66 का स्क्वायर 88 में जोड़ दो, हालत ख़राब हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ ही दो। अब एन हमने क्या लिया था, एक डिजिट लिया था, इसको देखो चेक कर लो ऑप्शन से सबका। तो 10 के पावर 1 माइनस 1 9, 9 इंटू 4 बट्टे 9 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ देखो 10 के पावर 2 एन मतलब 10 दाम 100 माइनस 100 माइनस 1 इंटू 4 बट्टे 9, 9 से ये 99, 11 बार में कट जाएगा 44। ये देखो सेटिस्फाई हो गया, ख़त्म। कोई और ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेगा, आप करके देख लेना, मैंने देखा था। तो आप इसको ऑप्शन से करके आगे बढ़ जाएंगे चुपचाप। ये देखिए क्या लिख दिया है, ये कहने का मतलब है ए है, ये है बी। दो संख्याएं ए तथा बी ऐसी हैं जिनका गुणोत्तर माध्य उनके समांतर माध्य से 20% कम है, ये भी कम लिखा है। तब संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणोत्तर माध्य उनके समांतर माध्य से 20% कम है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा, ए तथा बी, मैंने आपको बताया था ए एम और जी एम। तो ए एम आपको पता है, ए और बी का ए एम क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 होगा। जी एम क्या होगा, रूट ए बी होगा, यही बताया था मैंने। तो समांतर माध्य से 20% कम है, ए प्लस बी बाई 2 से 20% कम क्या होता है, 4/5 होता है, क्या है, रूट ए इंटू बी है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 दूनी 4, नहीं काटेंगे, हाँ। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी अपॉन रूट
ए बी 2 पहले से था इज इक्वल टू 5/4 को उधर ले जाएंगे। अब आपको एक चीज़ आना चाहिए, होता क्या है, अगर हम बोलें A/B बराबर C/D तो दोनों साइड क्या उसे बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, हाँ हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात में क्या होता है, अगर इसमें हम योगांतरानुपात लगाते हैं तो ऊपर जो है अंश प्लस हर, नीचे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर, अंश माइनस हर, ये होता है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ लगाते हैं, a प्लस बी प्लस 2√AB अपॉन a प्लस बी माइनस 2√AB इज इक्वल टू 5 4 9/5 में 4 गया 1। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2√a इंटू √b, ये हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो गया, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, नीचे हो गया √a माइनस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों साइड स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ओके। फिर से एक बार यही चीज़ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे यहाँ पे, तो √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b, मतलब ऊपर हो जाएगा 2√a, नीचे √a प्लस √b माइनस √a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2√b इज इक्वल टू 3 1 4 बट्टे, नीचे 1 है ना हिडन, 3 1 4 बट्टे 3 माइनस 1 2। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम कह सकते हैं कि ये 2 से तो 2 खत्म हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो a/b क्या आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं 2 दूनी 4, तो a/b दोनों साइड स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4, मतलब a और b का रेशियो 4/1 आ गया। तो यहाँ पे मेन इसका ट्रिक था, आपको स्क्वायर बना करके ख़त्म करना था इसको, नहीं तो ये सवाल यूनिक है। ऐसा सवाल अपने आप में यूनिक ही है, क्योंकि इस पे और कुछ तो बना नहीं सकते हैं। दो संख्याओं का AM GM 20% कम बोलते हैं या फिर कुछ और बोलेंगे तो 2 तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 2 है इसी का खेला पूरा रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं 16वां सवाल। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद धनात्मक है तथा प्रत्येक पद आगामी 2 पदों का योगफल है। ये सब सवाल आप जरूर लगाना पॉज करके, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये बिल्कुल यूनिक तरीके हैं। यूनिक तरीके मतलब क्या है कि अगर आप इसको नहीं लगा के गए हो तो आप वहाँ पे नहीं सोच पाओगे। आप ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा, इसमें ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक मैं बता सकता हूँ, ना ही कुछ आप सोच सकते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद धनात्मक है, इसमें आप मानने का जो तरीका है आपका वो मत मानो, क्योंकि यहाँ पे हम आसान रखना चाहेंगे ना, हमें तीनों पद मानना है तो हम ऐसा कोशिश करें कि कोई तो हमारे पास एक रहे। हम ऐसे मान लेते हैं 1, अब 1 में r का गुणा हो गया r में फिर r का गुणा हो गया r², ये 3 पद हम मान सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है, प्रत्येक पद आगामी 2 पदों का योगफल है, मतलब एक जो है वो r प्लस r² है, 2 पदों का योगफल है। हाँ, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें एक चीज़ करेंगे जो कि मैं रीज़न बताता हूँ। हम दोनों साइड 1/4 ऐड कर देंगे। 1/4 ऐड करने से क्या होगा, ये जो है ना ये क्या बन जाएगा आपका r का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू r इंटू 1/2 अगर हम करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो यही आता है r² प्लस 1/4 प्लस r। ये देखिए यही बन गया यहाँ पे ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 5/4 इज इक्वल टू r प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। r प्लस 1/2 इज इक्वल टू √5/2, ठीक है। r इज इक्वल टू √5 माइनस 1/2, ख़त्म। यही पूछा हुआ है आपसे। सर्वानुपात क्या है? √5 माइनस 1/2। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ समझना कि हम स्क्वायर इसको कैसे बनाएंगे। और भी तरीके आप इसको लगा करके देख लेना अगर कुछ इससे आसान मिले तो। अदरवाइज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको लगा के ही रखना है कि अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये आपको आगे लेकर के जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए आगे। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका योगफल 24 तथा गुणनफल 480 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे वही इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैंने समांतर श्रेणी में बताया हुआ है। 3 नंबर्स हम क्या मानते हैं? a माइनस डी, ए प्लस डी। मैं कह रहा हूँ इस क्लास के पहले वो समांतर श्रेणी की क्लास ज़रूर देखिएगा, वो बहुत सारे औसम तरीके उसमें बताए गए हैं, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में जिनका योगफल 24, योगफल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 24। ए तो सीधा पता चल गया, 3/24। ठीक है, ए पता चल गया। हम कह सकते हैं कि यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दोनों ऑप्शन में ए बीच में, मतलब 8 बीच में दिख रहा है। और ऑप्शन एक तीसरा भी है जो दोनों हो सकते हैं। तो ठीक है, हम एक बार करके देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई, तीनों का गुणनफल a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है? 480। तो अब इसको क्या हम कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये a प्लस बी माइनस बी कर दिया ना, 480। ए हमें पता है पहले से 8 है, तो 8 7 48, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 7 48, ये हो जाएगा 60। डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। 2 इज इक्वल टू +-2, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब आप सोचो अगर हम +2 रखते हैं तो क्या होता है? +2 d इज इक्वल टू +2 पर क्या होता है? 8 माइनस 2 6, 8 और 8 प्लस 2 10। अगर हम d बराबर -2 रखते हैं तो क्या होता है? अब a बराबर 8 है, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 10, 8 और 8 माइनस 2 6, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, तीसरा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ये पूरी क्लास ख़त्म होती है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, या फिर कोई अच्छा तरीका आपको इससे भी बेहतर पता हो, सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं भी आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके पहले आप समांतर श्रेणी की क्लास करिए, उसके बाद फिर इसको करिए। 2 क्लास में आपकी पूरी की पूरी सीरीज ख़त्म हो जाएगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे वो एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ क्विकर सीरीज में अच्छे वीडियोज़ आएंगे। बाकी हम देखेंगे यूपीएसआई को लेकर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की 3-4 क्लासेस लगाने की कोशिश करूँगा, जिसमें कॉन्सेप्ट बताया जाए, कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो एटलीस्ट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके लिए यूज़फुल हो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। इतना ज़रूर आप करिए। बाकी थैंक यू।